नेहा और महक बचपन से ही बहुत पक्की सहेली थी। वो कहीं भी जाती तो हमेशा साथ ही जाती थी। एक बार महक नेहा को उसके घर लेने जाती है और नेहा से कहती है, आज भी हम तेरी वजह से ही लेट हो रहे हैं। तुझे पता है ना, आज फेवरेट कॉन्सर्ट है और तूने उसमें भी लेट कर दिया हमें। यार तू हमेशा क्यों लेट करती रहती है, कभी तो टाइम से आ जाया कर। सच में महक, इस बार मेरी वजह से हम लेट नहीं हो रहे। वो तो हमारे पड़ोस में मेघा नाम की लड़की रहने आई है, तो उसे कुछ मदद चाहिए थी हमारी, और मैं उसकी मदद करने लग गई। इसी चक्कर में लेट हो गई। चल कोई बात नहीं, अब लेट हो ही गई है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब तो तू तैयार है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, चल चलते हैं। महक और नेहा दोनों ही साथ में जाने लगती हैं। तभी नेहा के घर उनकी पड़ोसन की लड़की मेघा आ जाती है, जो तैयार हुई थी। मेघा उन दोनों से कहती है, माफ करना, मैंने आपको तकलीफ दी ना, लेकिन अब मैं यहाँ किसी काम से नहीं आई। अच्छा, किसी काम से नहीं आई हो तो फिर यहाँ क्यों आई हो? वो आज ना मेरी पसंद का कॉन्सर्ट है। वैसे तो ये कॉन्सर्ट लोगों को खास नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और इस कॉन्सर्ट की वीआईपी टिकट है मेरे पास। क्या तुम लोग चलोगे मेरे साथ? सॉरी, नेहा आज मेरे साथ कॉन्सर्ट में जा रही है। आप दोनों भी किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो क्या? आप कौन से कॉन्सर्ट में जा रहे हो? रामलीला मैदान में हमारे फेवरेट सिंगर का कॉन्सर्ट है, हम वहीं जा रहे हैं। अब तुम यहाँ हमसे बात करके हमारा टाइम खराब मत करो, वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है जाने में। अरे, उसी कॉन्सर्ट की वीआईपी टिकट है मेरे पास, और जो सिंगर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, वो मुझे भी बहुत पसंद है। सच में हम तीनों की तो वाइब मैच हो गई। मैं भी चली। जब तुम्हारे पास वीआईपी टिकट है तो क्यों नहीं जाएंगे? और तुमने तो हमें खुशी कर दिया ये बताकर कि सिंगर को तुम भी बहुत पसंद करती हो। चलो अब चलते हैं हम तीनों। महक और नेहा की बचपन की दोस्ती में अब जाकर एक और इंसान शामिल हुआ था और उन तीनों की दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी हो जाती है। एक बार नेहा अपने कमरे में बहुत रो रही होती है। नेहा को ऐसे उदास और रोते हुए देखकर नेहा की माँ महक और मेघा को अपने घर बुला लेती है। वो दोनों नेहा के कमरे में जाती हैं और नेहा से कहती हैं, ओए नेहा, क्या हुआ तुझे? आंटी ने बताया तू उदास है और रो भी रही है। सब ठीक है ना? नहीं यार, वो प्रशांत है ना, उससे इस बार मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और अब हम दोनों अलग हो गए। अब मैं उसकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। रहने दे, पहले तो तू ही हमें रो रो कर ये सब बोलती है और बाद में जब सब ठीक हो जाता है तो हम ही विलन बन जाते हैं। मेघा अब रहने दे, इसके रिलेशनशिप के चक्कर में ना हम बकरे बनते हैं। हाँ सही कह रही है महक। तू अभी तो बोल रही थी कि अब कभी शक्ल नहीं देखूंगी, और फिर जब हमने भी उससे बात करनी बंद कर दी तो तू खुद उसके साथ दिखेगी। यार हमें नहीं पड़ना इन सब चक्कर में। नहीं यार, इस बार हद हो गई है। अब तक हमारी लड़ाई छोटी मोटी बात पर होती रही है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा कारण है। इस बार उसने मुझ पर चीट किया है। यार मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुझ पर चीट किया? हाँ, उसने मुझ पर चीट किया। सच में इतना बुरा कभी नहीं लगा जितना अब लग रहा है। कोई बात नहीं, तू ना टेंशन मत ले। हमारी दोस्त से चीट किया है ना उसने, अब हम उसका वो हाल करेंगे ना कि वो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसकी तो ऐसी की तैसी। नहीं यार, तुम दोनों कुछ मत करो, छोड़ो उसे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? अब तो अच्छे से सबक सिखाएंगे हम उसे। बस हम दोनों ही नहीं, बल्कि तू भी हमारे साथ सबक सिखाएगी। वो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन। हाँ, आखिर उसे भी तो पता चले कि उसने रुलाया किसे है। तीनों सहेलियां मिलकर प्लान बनाती हैं और नेहा के बॉयफ्रेंड प्रशांत का पीछा करने लगती हैं। प्रशांत रितु नाम की लड़की से मिलता है। यार वैसे प्रशांत की पसंद तो बहुत अच्छी है। देख तो मेघा, कितनी अच्छी लग रही है ना वो लड़की। वही तो, और कपड़े पहनने का तरीका भी अच्छा लग रहा है। मानना पड़ेगा प्रशांत को, सोन पापड़ी छोड़कर सीधा काजू कतली उठाई है। तुम दोनों यहाँ मेरी ही बुराई करने आई हो? अरे इतनी अच्छी लग रही है तो जाओ ना, बना लो उसे अपनी दोस्त। प्रशांत ने तो छोड़ दिया मुझे, तुम दोनों भी छोड़ दो ना। क्या यार नेहा, तू भी ना कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। अब हमें जो लगा हमने वही कहा ना। अच्छी लग रही है लेकिन तेरे आगे बिल्कुल फीकी है। तू कहाँ और ये कहाँ। मेघा कपड़े बदलकर छोटी सी ड्रेस पहनकर प्रशांत के आगे जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलती है, ओह वाओ, तुम कितने हॉट हो यार।
मैं आपको कब से नोटिस कर रही हूँ, आपसे तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है। क्या आप अपना कीमती समय मुझे दे सकते हो? सॉरी मैडम, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। यहाँ बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं हम दोनों। आप प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत करो। हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मैडम। ओ प्लीज, आप इतने हॉट लग रहे हो ना, मेरी तो आपसे नजर ही नहीं हट रही। और आप कह रहे हैं कि मैं आपको अकेला छोड़ दूं? क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? प्लीज ना बेबी। प्रशांत, ये क्या है? मैं कब से देख रही हूँ तुम इसे इतने प्यार से बात कर रहे हो। एक तो पहले ही तुम्हारी बात से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और अब ये यहाँ आकर मुझे और गुस्सा दिला रही है। ये कौन है? तुम तो बस मेरे साथ ही अच्छे लगोगे। तुम भी कहाँ इन लोगों के साथ बैठ रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या मैडम? मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन आप हो कि चिपक ही गई हो हमसे आकर के। आप यहाँ से खुद चली जाओ, वरना मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। प्रशांत की बात सुनकर मेघा वहाँ से चली जाती है और अपनी दोनों दोस्तों को बोलती है, यार, ये तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। बताओ, मैं इतना तैयार होकर गई थी और ये है कि उस लड़की को देखने के लिए मरा जा रहा है। मैं बोल रही हूँ ना नेहा, पक्का उस लड़के ने इस पे कोई जादू किया है। ये सब तुम दोनों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं। अभी तुम दोनों देखना, मैं जाऊंगी और उस प्रशांत को अपने ऊपर कैसे लट्टू करती हूँ। यार रहने दे, जब वो उस लड़की के साथ खुश है तो छोड़, हम घर चलते हैं। तू पागल है क्या नेहा? अभी अभी मैं अपनी बेइज्जती करवा के आई हूँ, अब महक को भी मौका दे। अपनी तरह लगाया है क्या मुझे? तू देख अब मैं क्या करती हूँ। महक अब प्रशांत और रिया के पास जाती है, जहाँ प्रशांत रिया से कहता है, तुम्हें पता भी है रिया, तुम्हारी वजह से क्या क्या हो गया है। अब बस बहुत हो चुका, अब तुम्हें सब बताना ही होगा, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। सही कहा तुमने, तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो मैं बनी हूँ। चले हम कहीं फुल डेट पर चलते हैं, साथ में टाइम भी बिताएंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान, एक गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत देना मुझे। यू नो व्हाट प्रशांत, तुम इसी के लायक हो। निकल जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और तभी वहाँ मेघा भी आ जाती है। मेघा और महक दोनों मिलकर प्रशांत के मुंह पर काला पानी फेंकती हैं और महक थप्पड़ मारते हुए कहती है, हमारी दोस्त को रुलाया था ना, अब मजा आया बच्चों? तूने क्या सोचा था? तू कुछ भी करके चला जाएगा और हमारी दोस्त घर बैठ के रोएगी? अब तक तूने ऐसी बहुत लड़कियों को रुलाया होगा, लेकिन हमारी दोस्त को नहीं रुला पाएगा। रोएगा तो अब तू। नेहा, यहाँ आ तो जल्दी से। नेहा वहाँ आती है। नेहा को देखकर प्रशांत हैरान हो जाता है और बोलता है, अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया कराया है? हाँ, अब तुम्हें तुम्हारी औकात तो दिखानी ही थी ना। तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया? मैंने तुम पर चीट नहीं किया था, ये सब उस लड़की रिया का किया हुआ था, और इसलिए आज मैं उससे मिलने आया था कि वो तुम्हें सब सच बता दे। क्या? इसका मतलब उस दिन जो देखा वो झूठ था? हाँ, वो सब झूठ था, लेकिन आज जो तुमने अपनी इस तिगड़ी के साथ हमारा रिश्ता बिगाड़ा है ना, वो ठीक नहीं हो सकता अब। प्रशांत वहाँ से चला जाता है और नेहा का रिश्ता हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। किशन चंद अपने मालिक रविदास की बड़ी सी हवेली में ड्राइवर का काम किया करता था। ऐसे ही एक शाम जब किशन अपने मालिक रविदास को उसकी कंपनी से वापस हवेली लेकर आता है, तो घर आने पर रविदास की पत्नी मालती उससे कहती है, सुनिए जी, मनोहर भाई साहब का फोन आया था। इन सर्दियों की छुट्टी में वो हमें अपने फार्म हाउस बुला रहे हैं। कह रहे थे कुछ समय दोनों परिवार साथ में बिताएंगे। उनका फार्म हाउस तो दूर है, और इतनी दूर के सफर पर जाएंगे तो 1-2 दिन में तो वापस नहीं आएंगे। ऐसा करते हैं, 2 हफ्तों के लिए चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, आपने ये सही कहा, कल ही चलते हैं। ठीक है, मैं किशन को छुट्टी दे देता हूँ। सफर बड़ा है तो आधे रास्ते में ड्राइव कर लूंगा, आधे रास्ते अमन कर लेगा। जी ठीक है, मैं बच्चों को बताकर आती हूँ और सफर की तैयारी भी करनी है। मालती अपने सफर की तैयारी करने और बच्चों को इस सफर के बारे में बताने जाती है, तो दूसरी तरफ रविदास अपने ड्राइवर किशन को 2 हफ्ते की छुट्टी का बोल देता है, जिस पर शाम के समय किशन घर आकर अपनी पत्नी सोमवती से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है। क्या 2 हफ्ते की? अजी सच कहिए, कहीं आपके मालिक ने आपको काम से तो नहीं निकाल दिया? अब घर कैसे चलेगा? तुम भी ना, हद है।
अरे जब मैंने बोला छुट्टी दी है तो तुम काम से निकलने वाली बात क्यों करती हो? उनको अपने परिवार के साथ अपने बड़े भाई साहब के घर जाना है, दूर सफर पर, तो हमको छुट्टी दे दी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी आपको कहाँ ही अपने परिवार के साथ समय बिताने को मिलता है। मैं क्या कह रही थी, जब अब आपकी छुट्टियाँ पड़ ही गई हैं, तो क्यों ना हम गांव चले, अम्मा जी के पास कुछ दिन रह लेंगे। गुड्डी भी खुश हो जाएगी अपनी दादी से मिलकर। सही कहा तुमने, हमारा भी मन है अम्मा जी से मिलने का, लेकिन दूर का सफर है, पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी सारी तैयारी। किशन भी अपने परिवार के साथ एक लंबे सफर पर जाने की तैयारी करता है। अगले दिन की शुरुआत होती है। एक तरफ मालती अपने और अपने परिवार के कपड़े अलग अलग सूटकेस में डालकर पैक कर रही थी, तो वहीं सोमवती अपने सारे परिवार के कपड़े एक ही गठरी में बांध रही थी। हवेली में मालती को सूटकेस पैक करते देखकर रविदास उससे कहता है, अरे मालती तुम ज्यादा कपड़े मत डालना, वहाँ का मौसम कैसा है कैसा नहीं हमें क्या पता, इसलिए कुछ जरूरत होगी तो हम वहीं कुछ कपड़े खरीद लेंगे, क्या यहाँ से लेकर जाएं? ये भी ठीक है, फिर इस हिसाब से तो सारी पैकिंग हो गई। वहीं सोमवती को गठरी में कपड़े बांधते देखकर उसकी बेटी गुड्डी और पति बोलते हैं, माँ जरा गर्म कपड़े भी निकाल लेना, अम्मा जी के घर पे बहुत ठंड लगती है, और सफर के लिए कंबल भी रख लेना। हाँ, लंबा सफर है, कुछ भी रह न जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। और खाने का क्या इंतजाम है? खाने के लिए हम पकोड़े, पराठे, भाजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मीठे में लड्डू बनाए हैं, अम्मा जी को पसंद है, रास्ते में हम खा भी लेंगे और बाकी के उनके लिए ले जाएंगे। अरे वाह माँ, अब हुई ना सफर की असली तैयारी। सोमवती सारे कपड़े और सामान गठरी में बांध देती है, जिसके बाद वो सफर के लिए खाना बनाने जाती है। तो वहीं मालती अपने बच्चों को आवाज देकर बुलाकर कहती है, रिया और अमन, बेटा जल्दी से नीचे आकर नाश्ता कर लो, फिर हमें निकलना भी है। मालती के दोनों बच्चे एकदम नॉर्मल से कपड़े पहनकर नीचे नाश्ते की टेबल पर आते हैं और एक एक ब्रेड और जूस का ग्लास लेकर नाश्ता करने बैठते हैं। कुछ देर में रविदास भी नाश्ता करने आता है और सभी नाश्ता करने के बाद निकलने के लिए तैयार होते हैं। तभी रविदास बोलता है, मालती जी आपने कुछ खाने पीने का तो पैक नहीं किया ना? नहीं जी, और वैसे भी रास्ते में इतने रेस्टोरेंट पड़ेंगे, जब भूख लगेगी तो कहीं रुक कर खा लेंगे। हाँ मैं भी यही कहने वाला था। अमन बेटा चलो सामान गाड़ी में रखवाओ, फिर निकलते हैं हम। वैसे अच्छा है हम सबने कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं, लंबा सफर है। हाँ जी, सही कहा, ये ट्राउजर तो मैं सफर के लिए ही लाई थी। खैर अब चलो, अमन बेटा रखो सामान गाड़ी में। अमन 4 छोटे छोटे सूटकेस उठाकर गाड़ी में रखता है, जिसके बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है और सभी निकल जाते हैं एक लंबे सफर के लिए। वहीं किशन सारे सामान को अपने कंधे पर टांगे घर के बाहर खड़े होकर अपनी पत्नी और बेटी को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे भाग्यवान और गुड्डी बिटिया आ जाओ, बस छूट जाएगी तो शाम को आएगी सीधा, उसके बाद ट्रेन भी पकड़नी है। किशन की पत्नी एक चटक मटक सी साड़ी पहने घर से बाहर आती है और बेटी भी एक चमकदार सूट पहने अपनी माँ के साथ निकलती है, जिस पर सोमवती गुड्डी को खाने का बड़ा सा झोला पकड़ाते हुए कहती है, ले बेटी खाने का झोला सीधा पकड़ियो, लस्सी रखी है रास्ते के लिए, गिर जाएगी वरना, हम ताला लगाते हैं घर में। सोमवती घर को ताला लगाकर अपने पति किशन के पास जाती है और बोलती है, चलिए, अच्छा जरा 1 मिनट, ये चाबी मधु बहन को दे आए, उनके घर में से कोई सो जाएगा 1-2 हफ्ते, ऐसे घर खाली थोड़ी छोड़ना चाहिए। जाओ जल्दी देकर आओ। सोमवती अपने पड़ोसन को अपने घर की चाबी देकर निकल जाती है और पैदल पैदल अपने पति और बेटे के साथ बस स्टैंड के लिए जाती है। स्टैंड पर पहुंचकर वो अपना सारा सामान बस के ऊपर रखते हैं और बैठ जाते हैं बस में चढ़कर। दोनों ही परिवारों का सफर शुरू होता है, लेकिन दोनों के ही सफर में कितना अंतर था। एक तरफ जब भी किशन के परिवार को भूख लगती तो वो अपने साथ लाया खाना खाकर पेट भरते, तो वहीं रविदास का पूरा परिवार भूख लगने पर किसी रेस्टोरेंट में रुककर खाना खाता। ऐसे ही बस से रेलवे स्टेशन पहुंचकर किशन अपने परिवार को साइड खड़ा करके टिकट खरीदने के लिए लंबी सी लाइन में लगता है, जहां से 3 टिकट लेने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर जाकर कहता है, चलो अब गाड़ी आने वाली है, फिर हम सीधा सुबह अपने गाँव उतरेंगे। चलिए, बहुत थक गए हैं हम तो, इतने में ही गाड़ी में जाकर थोड़ा आराम मिलेगा, फिर जो पराठे हमने बांधे थे वो सब बैठकर खाएंगे। किशन का परिवार इतने लंबे सफर पर बस और ट्रेन के सहारे निकला था, तो वहीं रविदास अपने परिवार के साथ गाड़ी में आराम से जा रहा था, जहां वो आधा रास्ता तय करने के बाद अपने बेटे से कहता है, अमन बेटा चलो अब जरा तुम कुछ देर गाड़ी चला लो,
मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ पीछे की सीट पर। रविदास के कहने पर उसका बेटा अमन ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और फिर रविदास गाड़ी में पीछे जाकर सो जाता है। उसका पूरा परिवार आराम से गाड़ी में सोते हुए अपना सफर तय करते हैं। तो वहीं लोगों से भरी ट्रेन में बैठे किशन और उसका परिवार के पास सिर्फ बैठने की जगह थी, जिस पर उसकी बेटी गुड्डी कहती है, बाबा मुझे बहुत नींद आ रही है, इतना लंबा सफर है, मैं बैठे बैठे कैसे जाऊँ? बिटिया एक काम करते हैं, मैं नीचे फर्श पर एक चादर बिछा देता हूँ, उस पर तू आराम से सो जाइयो। सोमवती से एक चादर लेकर किशन ट्रेन के फर्श पर बैठ जाता है, जिसके बाद गुड्डी एक चादर ऊपर से उड़कर नीचे सो जाती है। दोनों ही परिवार लंबे सफर को तय करके अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। किशन अपनी अम्मा जी से मिलता है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। तो वहीं रविदास अपने भाई के फार्म हाउस पर पहुंचता है और सभी से गले मिलकर अपने अपने सफर के बारे में बताता है। दोनों ही अपने अपने रिश्तेदारों के 2-2 हफ्ते बिताते हैं और फिर एक लंबा सफर तय करके वापस आ जाते हैं। और जब अपने गांव से आने के बाद किशन अपने काम पर अपने मालिक के पास आता है, तो वहाँ रविदास किशन से कहता है, अरे किशन, मैंने तुझे कल आने को बोला था काम पर, तो तू एक दिन लेट क्यों आया है? वो मालिक, हम भी जरा अपने गांव सफर पर निकल गए थे इन छुट्टियों में, तो ट्रेन रद्द होने की वजह से एक दिन देरी से आए घर, माफ करना। अरे कोई नहीं। और कैसा रहा सफर? बस मालिक, गरीब का सफर थकान भरा होता है। आप बताइए, अच्छे से घूम आए ना आप सब? हाँ, आराम से गए, आराम से आए। बच्चे भी खुश हो गए इस 2 हफ्ते के वैकेशन से। अच्छा चलो, अब कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना है, गाड़ी धो लो जरा, जब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। जी मालिक। गरीब और अमीर दोनों के ही सफर में भले ही समानता न हो, लेकिन सफर की यादें दोनों के लिए ही खास होती हैं। इसी के साथ इस कहानी का सफर भी यहीं खत्म होता है। विकासपुर गांव में नैना अपने ससुराल में बड़ी ही दुखी होकर अपना जीवन गुजार रही थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी। साथ ही उसकी शादी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए लोग उसको कुलच्छनी कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक दिन नैना की जेठानी नीतू, अरे ओ कुलक्षणी, कहाँ मर गई आज? जी दीदी। दीदी की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पर दीदी मैंने क्या किया है? तू गरीब भिखारन मुझसे सवाल कर रही है कि आखिर तूने किया क्या है? रुक, तुझे बताती हूँ। इस तरह से नीतू नैना को खींचकर बाथरूम तक ले जाती है और उसको कपड़े दिखाते हुए बोलती है, देख ले कलमुही, देख ले क्या है ये। अरे कल शाम को मैंने इन कपड़ों को पानी में डुबाया था, लेकिन एक तू है कि अभी सुबह के 10 बज गए, लेकिन तूने इनको धोने का नाम नहीं लिया। दीदी मैंने कल ही सारे कपड़े धोए थे और इनमें से तो काफी हद तक वो कपड़े हैं जो मैंने कल ही धोए थे। अच्छा जी, तो अब तू मुझसे जमा लड़ाएगी? वाह रे जमाना, एक तो विधवा, ऊपर से गरीब, और इसकी जुबान देखो कैसे कैची की जैसे चल रही है। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर अब नीतू नैना के ऊपर जुल्म ढाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर नीतू का बेटा, जिसका नाम रेयान था, आता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोलता है, माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे भला आप चाची पर हाथ कैसे उठा सकती हो? बेटा तो हट जा, समझा? तू हम दोनों के पीछे मत आ। पर क्यों माँ, मैं आप लोगों के बीच में क्यों ना आऊँ? हमेशा से देखता आया हूँ, पापा ने, आपने और भैया ने सबने मिलकर चाची पे बहुत जुल्म किए हैं। आखिर क्यों माँ? बेटा जिसको तू चाची चाची कहकर बुला रहा है ना, वह असल में डायन है, डायन। अरे तुझे पता भी है, जब ये शादी करके आई थी ना, तब तेरे चाचू ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। एक तो ये गरीब थी और ऊपर से हम पर बोझ बनने लगी। लेकिन जब हमें ये खबर लगी कि कुलक्षणी माँ बनने वाली है, तो हमने सोचा चल कोई बात नहीं, गरीब और विधवा ही है तो क्या हुआ, इसको हम अपने टुकड़ों पर पाल लेंगे। अरे भाई चाहे जैसा भी है तो हमारे घर की बहू ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे घर में एक छोटा सा दीपक देने वाली है, लेकिन अगले 1 हफ्ते बाद इसका मिसकैरेज हो गया। कुछ साल गुजर गए, उसके बाद सासू माँ और ससुर जी भगवान को प्यारे हो गए। अब तू ही बता, ऐसे में हम इसको कैसे छोड़ दें? माँ मुझे नहीं लगता इसमें चाची की कोई गलती है, ये सारी चीजें उनकी किस्मत में लिखी हुई है। और अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या हो गया, ये तो आप लोगों का फर्ज बनता है ना कि आप लोग इन्हें सहारा दें। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि चाची काम किए जा रही है। माँ आप भी तो इस घर की बहू है ना। बेटा रेयान, इस डायन के पीछे तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, समझा तू? क्या ज्यादा बोल रहा हूँ मैं माँ? मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। रेयान बेटा, माँ से ऐसे बात नहीं करते, तू जा यहाँ से, ये हम दोनों का मामला है, हम देख लेंगे। चाची माँ है तो क्या मैं माँ का साथ गलत चीजों में दे दूँ? आप भी मुझे बचपन से जानती हो ना कि मैं कैसा हूँ। मेरे सामने कुछ भी गलत होता है ना तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ ही देर में नीतू का पति मोहन और नीतू का बड़ा बेटा राजीव
बाथरूम तक आते हैं जहां वो देखते हैं कि माँ बेटे में ताबड़तोड़ बहस हो रही है। ये देख मोहन अपनी पत्नी से बोलता है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह घर में कलेश चालू कर रखा है? मोहन की बात सुनकर नीतू मोहन को सारी बात बता देती है। जब उनको ये बात पता चलती है कि लड़ाई की वजह नैना है, तो सभी लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही समय अब गुजरता है। समय के साथ साथ नैना के ऊपर अत्याचार भी काफी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन, नैना तेरे पास खुद का तो कुछ है नहीं, और जो मेरा था तूने वो भी मुझसे छीन लिया। क्या मिल गया तुझे मेरे छोटे बेटे को काबू करके? बता। दीदी आप मुझे हमेशा ऐसे क्यों बोलती रहती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, और मैंने आपके बेटे को नहीं छीना है। नैना की बात सुनकर नीतू कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नीतू अपने कमरे में जाकर अपने पति मोहन से बोलती है। मोहन जी, मैं सोच रही थी कि हमारे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, हमें उन दोनों के हाथ पीले करवा देने चाहिए। पर नीतू, दोनों के साथ एक साथ ये थोड़ा अजीब नहीं रहेगा? नहीं मोहन जी, इसमें क्या ही अजीब है। अब जब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए ना। नीतू की बात से मोहन राजी होता है और अगले कुछ दिन बाद वो अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे से घर की लड़कियों का रिश्ता पक्का करके आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है। अरे सुनती हो? जी बोलो, क्या हुआ? हमारे दोनों बच्चों का रिश्ता एक ही घर में पक्का हुआ है और दोनों लड़कियां काफी संस्कारी और सुंदर हैं। अरे वाह, पर दोनों लड़कियां हैं किसकी बेटियां? मेरे दोस्त का रिश्तेदार था और वो भी हमारी तरह अपनी बेटियों की शादी एक ही घर में कराना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपने दोनों बेटों का रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया। चलो अच्छी बात है। इस तरह राजीव और रेयान की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। राजीव की पत्नी राधा राजीव की तरह ही घमंडी और बदतमीज थी, तो वहीं रेयान की पत्नी शांति रेयान के जैसे और अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव और तमीजदार थी। ऐसे ही एक दिन राधा नैना के पास आती है और उससे बोलती है। चाची जी, आप अब से किचन में रहा करेंगी। पर क्यों बहू? मुझसे क्यों का जवाब मत मांगना, क्योंकि मैं क्यों का जवाब नहीं देना चाहती। राधा नैना को उल्टा जवाब दे ही रही थी, तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और राधा को अपनी चाची से बात करते हुए बोलती है। दीदी, आप चाची से ऐसे कैसे बात कर रही है? क्या कैसी बात कर रही हूँ मैं? मुझे जो कहा गया था मैं वही समझा रही थी, लेकिन एक ये है, इनको मेरी बात समझनी ही नहीं है। समझाने का तरीका अलग अलग होता है, और आप चाची को ऐसे भी क्या समझा रही हो जो चाची समझ नहीं पाई। मम्मी जी ने कहा है कि चाची जी आपसे किचन में ही रहेंगी, और क्यों वो मुझे नहीं पता। मुझे जो कहा गया वो मैंने इनको बोल दिया। बहुत मम्मी जी का पक्ष लेती फिरती हो ना आप, तो एक चीज मम्मी जी के कानों में जाकर बोल देना कि शांति बोल रही थी कि चाची अपने रूम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब क्या था, राधा नीतू के पास जाती है और वो अपनी सास को ठीक वैसा ही बोलती है जैसे शांति ने उससे कहा। ये सुनने के बाद नीतू अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है। हे भगवान, एक कम था जो एक और आ गई नैना का पक्ष लेने के लिए। पता नहीं आखिर ये लोग अपने गरीब चाचे का पक्ष लेते ही क्यों हैं? इसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये मेरे घर में अपने पैरों को ऐसे फैलाकर बैठने के साथ इस घर में ऐसे चिपक जाएगी जैसे लकड़ी में दीमक लगता हो। नीतू अपना दिमाग लगा, आखिर क्या करना चाहिए इस औरत के साथ। अरे बहू, तू भी तो कुछ सोचना, नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा इस घर में। अरे मम्मी जी, अगर गरीब चाची को सबक सिखाना है तो आप उनको घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? जब वो घर से बाहर हो जाएंगी तो अपने आप ही ये घर आपका हो जाएगा, और मेरा भी तो। इस तरह से अब राधा और नीतू दोनों ही नैना के कमरे में जाती हैं, जहां नीतू नैना को खाना खाते हुए देखती है। नीतू उसके हाथ से उसका खाना छीनकर फेंक देती है और उसके बालों को पकड़कर उसको घर से बाहर निकालते हुए बोलती है। तूने मेरा घर तोड़ दिया, इसलिए मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी, चल निकल। घर में शोर सुनकर अब रेयान और शांति भी बाहर आती हैं, जहां वो अपनी गरीब चाची के साथ इस तरह का बर्ताव देख हैरान हो जाती हैं। और अब रेयान गुस्से में अपनी माँ का हाथ अपनी चाची के बालों से हटाता है और उससे बोलता है। माँ, आज आपने बहुत गलत किया इनके साथ ऐसा करके। आप चाची के साथ ऐसा क्यों करती हो? इसलिए क्योंकि वो गरीब है? इसलिए क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है? तू हट जा रेहान, इसकी वजह से तू मुझसे दूर हो गया और ये आराम से अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी। इसको मैं अब और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीतू की बात सुनते ही शांति समझ जाती है कि नीतू ने नैना को
खाने भी नहीं दिया। अब क्या था, शांति पहली बार अपनी सास से गुस्से में बोलती है। मम्मी जी, ऐसी कौन सी नफरत जाग उठी आपको चाची जी से, जो आपने उनको खाना भी नहीं खाने दिया। आप उनसे चिढ़ती है ये जानती थी मैं, लेकिन कम से कम आप उनको 2 वक्त की रोटी चैन से तो खाने दो। नहीं, अब खाना क्या, इसको मैं इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। शांति से खाना खाने की तो दूर की बात है। ठीक है माँ, आप रहो अपने पति और बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ, क्योंकि अगर चाची यहाँ नहीं रही ना तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। और अगर ये यहाँ नहीं रहे ना तो मैं भी नहीं रहूंगी और अपने पति के साथ चली जाऊंगी। नीतू उन दोनों की बात नहीं मानती और उसको घर से निकालने की जिद पर अड़ी रहती है। उसकी जिद देखकर अब रेयान और शांति भी घर छोड़कर अपनी गरीब चाची के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।